खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल व ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले आपके सामने खाद्य श्रृंखला को बताना है, फूड चेन को बताना है। खाद्य जाल क्या होता है? फूड वेव। और आपके सामने जो ऊर्जा प्रवाह क्या होती है? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, इन सब के बारे में आपको बताना है, इनका विश्लेषण करना है। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। अगले वाले बिंदु की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला वाले प्रश्न की तरफ, पारिस्थितिक तंत्र का संचारू संचालन के लिए ऊर्जा व भोजन एक जीव दूसरे जीव में प्रवाह अत्यंत उपकारक। भाई एक बात बताओ, कोई भी मनुष्य ना, हर मनुष्य की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? हर मनुष्य की सबसे पहली जरूरत क्या होती है? भाई आपके सामने खाना, खाना, पानी और हवा। पानी और हवा, ये आपके सामने मनुष्य की, चाहे कोई जीव हो, इस सृष्टि पर कोई जीव हो, उसकी ये तीन सबसे बेसिक जरूरतें हैं, खाना, पानी और हवा। इन्हीं के पर वो आपके सामने तीनों, इन्हीं तीन चीजों पर आपके सामने जरूरी होता है। अब कोई भी मनुष्य, भाई आप हो सकता है शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, जो भी है भाई आपका खाने का तरीका, इस सृष्टि पर जीवन दो प्रकार से टिका होता है। कुछ लोग वेज खाते हैं, कुछ जीव, और कुछ होते हैं नॉन वेज, है ना। वेज और नॉन वेज क्या हो गया भाई? कुछ तो आपके सामने शाकाहारी, जो खाद्य, जो जीव जंतुओं को नहीं खाकर आपके सामने जो पेड़ पौधों से जो चीजें निर्मित होती हैं उनको निर्माण खाते हैं। जैसे कि हिरण हो गई, वो घास खा रही है, खा रही है। गाय, भैंस, बकरी, है ना, हिरण, अन्य जो जीव जंतु, चिड़ी हो गया, पशु पक्षी हो गए, ये आपके सामने किसको खाते हैं? जो सिंपली जो आपके सामने किससे आता है? आपका जो खाद्य श्रृंखला से आता है। और नॉन वेज आपके सामने कौन से जीव जंतु खाते हैं भाई? जो इन पशु पक्षियों को खाते हैं। जैसे शेर, हिरण को कौन खा गया? शेर खा रहा है, चीता खा रहा है आपके सामने, है ना। ये सब आपके सामने नॉन वेज की कैटेगरी में आते हैं। तो जीव जंतु एक दूसरे को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है आपके सामने? अच्छा, जब कोई भी जीव जंतु जब खा रहा है, भाई आप खाना खाते हो, खाना खाते हो आपके शरीर में ऊर्जा जाती है ना, वरना आप थोड़े एकदम ऐसे सुस्त से हो जाते हो। तो यही आपके सामने, इसी चीज को क्या कहा जाता है आपके सामने? खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र होता है, अगर उसको अच्छे से चलाने के लिए ऊर्जा का प्रवाह और भोजन एक जीव से दूसरे जीव पर बहुत होना बहुत जरूरी है। अगर एक जीव से दूसरा जीव अगर एक दूसरे को नहीं खाएगा, अगर वो आपके सामने दूसरी चीजों को नहीं खाएगा, तो खाद्य श्रृंखला वो नहीं चलेगी। पहले वाला होता है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक हरे पौधे से लेकर सर्वोच्च उपभोक्ता तक जीवों का यह सीधा क्रम होता है। क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें उत्पादक क्या होते हैं? इसमें अलग अलग टर्म होती हैं। सबसे पहले होते हैं उत्पादक। इस पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ उत्पादक कौन होते हैं? पौधे। अब उत्पादक कौन होते हैं? जो वस्तुएं, जो जीव जंतु, है ना, या आपके सामने जो वो जीव जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, वो क्या होते हैं? आपके सामने उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। अब आप कहोगे सर हम भी तो अपनी रसोई में खाना खुद ही बनाते हैं, हम भी उत्पादक है क्या? बिल्कुल नहीं हो। आप खाना अपना खुद नहीं बनाते हो, आप खाने की रोटी बना रहे हो, लेकिन रोटी को बनाने के लिए जो गेहूं चाहिए, जो चावल चाहिए, जो आपको सब्जी बनाने के लिए टमाटर चाहिए, बैंगन चाहिए, जो आपके सामने खीरा चाहिए और आपके सामने ककड़ी चाहिए, वो कहां से आ रही है? पौधों से आ रही है। तो इस सृष्टि पर सिर्फ एकमात्र पौधे ही होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सूर्य की किरणों के या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो इस सृष्टि पर एकमात्र उत्पादक कौन होते हैं? पौधे होते हैं। पौधे अपना खाना खुद का खुद बनाते हैं। साथ के साथ आपके सामने फिर पौधों से लेकर आपके सामने क्या होता है भाई? खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? उत्पादक अपना खाना बनाएंगे, फिर आपके सामने उनको क्या करेगा? जैसे घास उत्पादक है, इसने अपना खुद खाना बनाया, फिर इसका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो उत्पादक को आपके सामने खाना खाकर अपना पेट भरता है, वो होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। ये तो होते हैं, पहले वाले होते हैं उत्पादक, अगले वाले क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। समझ में आ गया? अब इसमें आप भी आ सकते हो। अगर आप शाकाहारी हो ना, आप सीधा का सीधा क्या कर रहे हो? उसको खा रहे हो, जो गेहूं की रोटी, चावल, ये सब खा रहे हो, तो आप प्राइमरी कंज्यूमर हो। आप भी जो प्रोड्यूसर, जो उत्पादक है, उससे वे निर्मित चीजों को खाते हो, जैसे टीडा खा रहा है। फिर क्या आते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे। कौन से आएंगे? द्वितीयक आपके सामने उपभोक्ता आएंगे, जो क्या करते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग करते हैं।
तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कर रहे हैं, जो द्वितीयक उपभोक्ता में कौन आते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता ना उसको खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो आपके सामने क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। अच्छा, इसमें जैसे क्या आएगा, मेंढक। मेंढक क्या कर रहा है, टिड्डे को खा गया। टिड्डी आती है ना अपनी, टिड्डी छोटे वाली आती है टिड्डी, उसको कौन खा जाता है भाई, मेंढक, वो खा जाता है ना। तो ये कौन सा आ गया, सेकेंडरी में आ गया। फिर मेंढक को कौन खा जाता है, सांप। तो सांप कौन सी आती है, टर्सरी या तृतीयक उपभोक्ता के अंतर आता है। और सबसे ऊंचे वाली में कौन आता है, बाज। बाज क्या किसको खा जाता है, सांप को। भाई सांप को पकड़कर हमेशा बाज है वो निकल जाता है। तो ये पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला होती है। इसमें क्या होगा, घास को खाने से टिड्डे को क्या मिलती है, उसके शरीर में ऊर्जा जाती है। फिर टिड्डे को कौन खाएगा, मेंढक। मेंढक के शरीर में ऊर्जा जाएगी। फिर मेंढक को कौन खा गया, सांप। तो सांप के शरीर में ऊर्जा जाएगी और सांप को खाने से बाज को ऊर्जा मिलती है। अब आप कहोगे सर क्या इस दुनिया में सिर्फ एक ही, क्या यही होता है कि घास को सिर्फ टिड्डा ही खा सकता है, नहीं, घास को तो हिरण भी खाता है सर। तो क्या होगा, उसकी खाद्य श्रृंखला बनाई अपन, घास है, घास को कौन खा गया आपके सामने, हिरण खा गई। कौन खा गई, हिरण खा गई। अब हिरण को कौन खाएगा आपके सामने, हिरण को कौन खा गया, बाघ खा गया। खा गया बाघ। बाघ को कौन खा जाएगा, बाज खा जाएगा। बाज या आपके सामने डीकंपोजर होते हैं, उपघटक होते हैं। भाई कोई भी आपके सामने देखो, कोई भी आपके सामने उपघटक लिख लेते हैं, क्या होता है, हाँ अब सही है। देखो क्या होता है, घास को हिरण ने खाया, सबको पता है, ये तो बहुत आसान चीज है ना। तो ये कौन सी होगी, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हो गई भाई। फिर हिरण को कौन खाएगा, बाघ खाएगा, फिक्स बात है, बाघ उसको पकड़ के खा जाता है, शेर खा जाएगा, कोई भी खा सकता है, वो खा सकता है। तो ये कौन सा हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया भाई। अच्छा, फिर बाघ को कौन खाएगा, वो उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको आपके सामने बाज खा जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, तृतीय टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा और आपके सामने घास प्रोड्यूसर होता है। तो एक और श्रृंखला बना दी। इसी श्रृंखला में अपन ऐसे कैसे कहा सकते हैं, बना सकते हैं, घास को कौन खाता है भाई, आपके सामने जो सुअर खा लेते हैं, है ना, या आपके सामने जो और कोई छोटा जानवर कोई भी सुन लो वो खा लेता है। फिर इसको कौन खा लेता है भाई, आपके सामने शेर खा गया, शेर को बाज वगैरह। तो इसी तरीके से पूरी अलग अलग प्रकार की जो श्रृंखलाएं हैं वो निर्मित होती हैं सृष्टि को चलाने के लिए। इसी को क्या बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला। अब आपको मेरे हिसाब से उम्मीद है समझ में आ गई होंगी चीजें। अगले वाला खाद्य जाल, फूड वेव। क्या होती है, फूड वेव के बारे में आपको बताना है। फूड वेव क्या होती है, प्रकृति में खाद्य श्रृंखलाएं कभी भी सीधी व स्वतंत्र नहीं होंगी। इस सृष्टि के अंदर जो खाद्य श्रृंखलाएं होंगी, क्या होंगी, जो फूड वेव होगा, क्या होगा, जो फूड वेव होगा वो आपके सामने कभी भी सीधी व स्वतंत्र नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, कभी भी सिर्फ एक फूड वेव ही नहीं चल सकती है, बहुत सारी फूड वेव एक साथ चलती हैं। हिरण को जरूरी थोड़ी सी बाघ ही खाए, शेर खा जाए, लोमड़ी खा जाए, खा सकती है ना। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, टिड्डे को जरूरी थोड़ी है मेंढक खाए और कोई जीव खा जाए। ये आपके सामने जो बहुत से जीव जंतु होते हैं जो इनको खाते हैं, भाई टिड्डे को आपके सामने चिड़िया भी खा सकती हैं, बहुत सी मांसाहारी चिड़िया होती हैं वो खा जाती हैं। तो यही है, सीधी और आपके सामने स्वतंत्र नहीं होती, बहुत सारी श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। जीव एक प्रकार के जीव को खा सकता है और स्वयं कई जीवों का शिकार हो सकता है। मतलब एक जीव है ना, कई सारे जीवों को खा सकता है और उसको भी बहुत सारे जीव खा सकते हैं। समझ में आ गया। जब अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझन एक जटिल जाल नेटवर्क बना लेती हैं, उसी को फूड वेव कहा जाता है। यही आपके सामने जो मैंने 2-3 क्रम बताए ना, यही आपके सामने जैसे एक घास है, देखो अभी समझा देता हूं आपको। घास है, घास को आपके सामने क्या खा सकता है, हिरण भी खा सकती है। समझ में आ गई। घास को आपके सामने हाथी भी खा सकता है, घास को जंगली सुअर भी खाते हैं, पिग लिख देते हैं भाई, है ना। और घास को आपके सामने गाय भैंस भी खाते हैं। क्या खाती हैं, गाय या भैंस भी खाती हैं, खाती है भाई। घास को आपके सामने जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं ना। तो देखो घास है, उसको अलग अलग चीज खा रहे हैं। अब हिरण को क्या क्या संभावना हो सकती है, कौन कौन खा सकता है हिरण को। हिरण को भैया आपके सामने क्या क्या खा सकता है, बाघ खा जाएगा है ना, बाघ खा जाएगा, लोमड़ी खा सकती है ना आपके सामने। और कोई जंगली जीव जंतु है, जंगली कुत्ते खा सकते हैं आपके सामने, है ना, शेर खा सकता है, इतने सारी चीज खा सकते हैं। अच्छा, हिरण जरूरी थोड़ी घास खाए, हिरण आपके सामने जो कोई पेड़ों की पत्तियां भी खा सकती है ना। अब हाथी है, हाथी को आपके सामने शेर शिकार कर लेता, हाथी का
और तो कोई जीव जंतु नहीं कर सकता, शिकार कर लेता है। हो सकता है उसका शिकार नहीं हुआ, वो प्राकृतिक उसको मृत्यु मिली, तो उसको क्या खा जाएगा, बाज खा जाएगी या आपके सामने उपघटक खा जाएंगे। समझ में आ गया। यही चीज गाय भैंस के साथ भी होती है। तो ये आपस में जब जुड़े हुए होते हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, फूड वेव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फूड वेव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, फूड वेव के नाम से जाना जाता है। जब आपके सामने अनेक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर एक जटिल नेटवर्क बनाती है, क्या करते हैं, एक जटिल नेटवर्क है वो आपके सामने इनका बनता है इन सब चीजों से। तो खाद्य श्रृंखला का जाल कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र स्टेबिलिटी प्रदान करता है। यदि कोई एक प्रजाति नष्ट हो जाए तो जीवों के पास भोजन के अन्य विकल्प होंगे। अब आपने सुना होगा इस सृष्टि पे बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो गए। तो अगर एक ही जीव को खाता, हिरण कह लेती मैं तो घास ही खाऊंगी, बोले खाऊं ही नहीं कुछ, तो क्या हो गया, अकाल आ गया, घास उगी नहीं, बारिश नहीं हुई, घास नहीं उगी, है ना। तो अगर क्या हिरण जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हिरण को पेड़ों की पत्तियां खानी पड़ेंगी तब वो जिंदा रह सकती है। अब शेर ने तो कह दिया कि मैं खाऊं तो हिरण ही खाऊं, नहीं तो खाऊंगा नहीं कुछ, तो क्या काम चल जाएगा, क्या नहीं चल जाएगा। वहां पर हिरण खत्म हो गई तो क्या करेगा, उसको और कुछ खाना पड़ेगा। जंगली भैंसा है, हाथी है ना, और आपके सामने कोई जंगली सुअर को ढूंढ लिया, और दूसरी चीजों को खाना ही पड़ेगा। इसी तरीके से पूरा एनवायरमेंट है, उसमें स्टेबिलिटी है वो बनी रहती है। समझ में आ गया। देखो ये रहा बाकायदा, देखो मैंने चित्र भी बना रखा है, वैसे मैं खुद समझा रहा था लेकिन चित्र भी बना रखा है। पेड़ होता है, पेड़ को आपके सामने क्या खा रहा है, डायनासोर खा लेता है, जिराफ भी खा लेता है। अब जिराफ को क्या खा सकता है, शेर है, वो डायनासोर दोनों को खा सकता है। समझ में आ गया। इंसेक्ट है, ये घास है, घास को क्या खा रहा है, चूहा खा रहा है, चूहे को कौन खा गई, बिल्ली खा गई, बिल्ली को कौन खा गया, बाज खा गया। समझ में आ गया। पेड़ था, पेड़ को हिरण ने खाया, हिरण को आपके सामने किसने खाया, चित्ता, चित्ता को किसने खा लिया, बाज ने खा लिया, है ना। एक और बन रही है यहाँ पर आपके सामने, घास है, उसको डायनासोर्स भी खा सकते हैं, डायनासोर बोल रहा हूँ बताओ, गेंडा खा सकता है, गेंडे को शेर खा सकता है, बाज भी खा सकती है ना। यहाँ पर चित्ता वो भी खा सकता है। तो इस तरीके से पूरे खाद्य श्रृंखलाएं वो बनती है। चलिए अगले वाले बिंदु की बात करें, ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी फ्लो, इसी के माध्यम से समझा दूंगा, इसी चित्र के माध्यम से। पारिस्थितिक तंत्र को चलाने वाले ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। इस पूरा का पूरा इकोलॉजी है, क्या है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा इकोलॉजी। इसको कौन चलाता है, सन का अपना जो सूर्य की जो किरण होती है ना, सन की जो विकिरण होती है, सनरेज होती हैं, वो चलाती हैं। अब कहोगे सर कैसे चलाती हैं, भाई इस सृष्टि में मैंने क्या बताया, सिर्फ उत्पादक कौन है, इस सृष्टि में उत्पादक कौन है, सिर्फ पौधे उत्पादक हैं। और पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, सूर्य की किरणों से फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं ना। अब सूर्य की किरणें नहीं, आप सोचो सूर्य की किरणें नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधों का खाना नहीं बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं खाएंगे। और प्राइमरी कंज्यूमर मतलब टिड्डा, हिरण, है ना, गेंडा, है ना, मनुष्य, इन प्रकार के लोगों को खाना नहीं मिलेगा। भाई एक साल फसल नहीं हुई आपकी तो क्या खाओगे, नहीं खाए तो आप नहीं खाओगे तो आपके सामने फिर इनको खाने वाले शेर, चीता, बाज वगैरह क्या खाएंगे। तो इसी तरीके से जो उत्पादक होते हैं उनको चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सूरज की किरणें सबसे ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया। और ये ऊर्जा का प्रवाह हमेशा यूनि डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाता है। सूर्य से पौधों में, है ना, शाकाहारी और मांसाहारियों में जाता है, ये वापस नहीं आता है। कभी मांसाहारी कभी शाकाहारी को नहीं खाएगा। आपके सामने क्या है, मनुष्य को छोड़ दिया जाए, कभी चित्ता ना घास नहीं खाएगा, मनुष्य को छोड़ दो, मनुष्य दोनों खा रहा है ना। उसके अलावा कभी भी ऐसे नहीं होगा कि क्या कर लिया आपके सामने, चिड़िया, टिड्डे ने चिड़िया को खा गया, सोच सकते हो कभी ऐसा, कभी सांप को आपके सामने चिड़िया नहीं खाएगी। देखो एक आध चिड़िया ऐसी होती है जो खा लेती है, लेकिन जो घास खाती है, जो शाकाहारी होती है ना, वो कभी भी सांप को नहीं खाएंगे। कभी सुना है कि आपने सांप ने बाज को खा गया, नहीं होगा ऐसा, ये कभी ऐसा नहीं होता है। ये एनर्जी का फ्लो हमेशा ऐसा जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऐसे ही जाएगा। मनुष्य इसमें एक उपवाद होता है, वो दोनों चीजों को खाता है। समझ में आ गया। इसमें एक सिद्धांत दिया गया था लीडेमान का 10% का नियम, कितना, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल तक, मतलब जो ऊर्जा का जो लेवल होता है वो आपके सामने एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाता है, तो ऊर्जा केवल 10% ही अगले जीव को मिलती है। मैं बताऊंगा, एक टिड्डे ने आपके सामने क्या किया, घास खाई, और टिड्डे के पास कितनी ऊर्जा पहुंची, 10 किलो, 100 किलो मानो। अब कोई सा टिड्डा इतना सा होता है, 10 ग्राम का तो खुद होता है, उदाहरण ले लो,
समझ रहा है ना, आपको आसानी से समझाने के लिए। 100 किलो ऊर्जा पहुंच गई उसके पास, और पहुंच जाए तो देख लो क्या कर ले। तो चिड़िया, अब जब टिड्डे चिड़िया को खा रहे, चिड़िया क्या कर रही है आपके सामने, चिड़िया क्या कर रही है भाई आपके सामने, टिड्डे को खा रही है, तो उसको मात्र 10 किलो ऊर्जा पहुंचेगी उसके पास। समझ में आ गया। अच्छा, अब क्योंकि भाई 100 किलो का 10% कितना होता है आपके सामने, 10 किलो। अब जब चिड़िया को सांप खाएगा तो उसके पास कितनी पहुंचेगी, 1 किलो ऊर्जा। अब जब सांप को ईगल खाएगी, बाज खाएगी, तो उसके पास कितने पहुंचेगी, 100 ग्राम। समझ में आ गया। तो सोचो आप एक बार आपके सामने कि कितनी कम ऊर्जा वो ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचती है। समझ में आ गया सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से। चलिए, इसी को लीडेमान का आपके सामने 10% का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीडेमान का 10% का नियम कहा जाता है, जहां पे ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर कितनी जाती है, 10% ही ट्रांसफर होती है। बाकी जो 90% जो ऊर्जा है वो किस में खर्च हो जाती है, शेष 90% ऊर्जा शोषण। भाई कोई एक जो जानवर है उसने जो भोजन खाया वो सांस भी ले रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और अपने दैनिक कार्य कर रहा है, उसमें नष्ट हो जाती है। इसीलिए खाद्य श्रृंखला 4 से 5 स्तर नहीं होते। एक खाद्य श्रृंखला में कितने होंगे, 4 या 5 से ज़्यादा ट्रॉपिकल लेवल नहीं देखने को मिलेंगे, पोषक तत्व के स्तर नहीं देखने को मिलते हैं। निष्कर्ष, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह मिलकर पारिस्थितिक तंत्र को जीवित बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, चाहे खाद्य श्रृंखला हो गई, चाहे खाद्य जाल हो गया, चाहे ऊर्जा का जो निरंतर प्रवाह होता है, उसी से क्या होता है, पूरी की पूरी जो इकोलॉजी होती है, क्या होती है, जो पूरी की पूरी इकोलॉजी होती है उसको क्या करता है, जीवित रखता है। मानव द्वारा कोई भी कृत्रिम हस्तक्षेप कीटनाशकों का प्रयोग पूरे तंत्र को नष्ट कर देता है। अब कीटनाशकों का प्रयोग कर दिया, टिड्डे खत्म हो गए, टिड्डे खत्म हो गए तो चिड़िया क्या खाएंगे, दूसरी चीजें वो खाएंगी भाई, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें ना, कृत्रिम हस्तक्षेप क्या कर देता है, आपके सामने पूरा का पूरा इकोलॉजी उसको डिस्टर्ब कर देता है। चलिए भाई, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण अन्वयन व प्रदूषण के प्रकारों का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए। क्या करना आपको, पर्यावरण अन्वयन के बारे में बताना है। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, पर्यावरण अन्वयन क्या होता है, जो पर्यावरण है आपका, पर्यावरण में जो लगातार गिरावट हो रही है, पर्यावरण में जो लगातार गिरावट हो रही है ना, उसी को क्या बोला जाता है, डिग्रेडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। चलिए भाई, पर्यावरण अन्वयन का अर्थ होता है प्राकृतिक पर्यावरण की गुणवत्ता व क्वालिटी में कमी आना। क्या होता है पर्यावरण अन्वयन, पर्यावरण अन्वयन का अर्थ यही कि जो प्रकृति है, क्या है आपके सामने जो इन्वायरमेंट है, क्या आपके सामने जो इन्वायरमेंट आपके सामने, उस इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी है, जो पहले भाई इन्वायरमेंट की क्वालिटी क्या होती है, पहले आपके सामने जिस वातावरण में रहते थे, अरे आज आप चाहे गांव में रह रहे हो चाहे शहर में रह रहे हो, आप अपने से आसमान की तरफ देखोगे ना, तब आपको धूल मिट्टी दिखेगी। और अब इस समय कोई भी मतलब गर्मियों के मौसम में देखना, राजस्थान में रहते हो, गर्मियों के मौसम में आंधी चलती है, पूरा का पूरा वातावरण में क्या हो जाता है, धूल जिम जाती है। क्या हो जाती है, धूल ही धूल हो जाती है, साफ चीजें नहीं दिखाई देती है। और जैसे बरसात होती है ना, तो सारा वातावरण एकदम साफ दिखने लग जाता है। तो क्या हो रहा है, पर्यावरण की गुणवत्ता उसमें गिरावट आ रही है। ये गिरावट पर्यावरण अपन जो गाड़ी चला रहे हैं CO2 वगैरह से भी आती है, अन्य कारकों से भी आती है। जब मनुष्य की गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, खनन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण संसाधन इतनी तेजी से दोहन होता है कि प्रकृति उनकी भरपाई नहीं कर पाती। देखो प्रकृति है ना, वो प्राकृतिक तरीके से क्या, कैसे नेचुरली क्या करती है, आपके सामने जो प्रकृति है ना, वो इन्वायरमेंट को साफ करती रहती है। जैसे आपके सामने गर्मी का मौसम आता है, उसमें खूब ज्यादा धूल मिट्टी जम जाती है ना, गाड़ी घोड़े चलते हैं उसके वजह से भी धूल वगैरह जम जाती है। तो क्या होती है, बरसात होती है, उसके बाद वर्षा होती है, इससे इन्वायरमेंट साफ हो जाता है ना। आप पेड़ों को काट रहे हो तो प्रकृति खुद जीव जंतुओं के माध्यम से क्या कर देती है, आपके सामने पेड़ों को लगाती भी है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, वो बहुत तेजी से संसाधनों को नष्ट कर रहा है। आप अपने बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आप पानी को खत्म कर रहे हो, वातावरण को नष्ट कर रहे हो, पेड़ पौधों को काट रहे हो। तो प्रकृति को तो एक पेड़ लगाने में कितने साल लगे, 4 साल, और आपने क्या कर दिया, 4 साल के अंदर आपने 10 साल जितनी भाई प्रकृति को जितने 10 साल लगते हैं पेड़ों को उगाने में, आपने उतने पेड़ों को 1 साल में काट दिया। तो प्रकृति क्या उगा पाएगी, क्या
नहीं उगा पाई कभी भी। समझ में आ गया। तो इसी को क्या बोला जाता है, जो पर्यावरणीय अपघटन के नाम अवनयन के नाम से जाना जाता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। की प्रकृति है ना वो अपने खुद से पर्यावरण की रक्षा नहीं कर पा रही, क्योंकि मनुष्य बहुत ही तेजी से प्राकृतिक चीजों का दोहन कर रहा है। समझ में आ गया। इसका अंतिम परिणाम पारिस्थितिक असंतुलन। इसका अंतिम परिणाम क्या है, पारिस्थितिक असंतुलन होता है। पहले वाला इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इसका सबसे इंपॉर्टेंट घटक क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। क्या है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। अब इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात करें, इसमें क्या आता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन में, जब पर्यावरण, वायु, जल, मृदा में हानिकारक अवांछित तत्व है प्रदूषकों का प्रवेश हो जाता है। क्या होता है, जो पर्यावरण होता है आपके सामने, जो आपका इन्वायरमेंट होता है,